गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेरिब्रम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट। पहले ये समझते हैं कि डिटर्मिनेंट की हमें आवश्यकता क्यों हुई, डिटर्मिनेंट की हमें ज़रूरत क्यों हुई। मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई भी दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, उसका एडिशन निकालना है या सब्ट्रैक्ट करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलता था। भले ही वह मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या फिर यूनिट मैट्रिक्स हो, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो, लेकिन रिजल्ट हमें एक मैट्रिक्स मिलता था। अब हमें यदि यह पूछा जाए कि जो मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया, जो मैट्रिक्स मैंने प्राप्त किया, उस मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ डिटर्मिनेंट की आवश्यकता होती है, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली तब डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दें, मैंने यहाँ ये बोला कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। सभी मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होता है, और हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो वह डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, वह डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। तो पहले इसके डेफिनेशन पर जाते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। हालांकि एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर वास्तव में क्या है ये हमें पता होना चाहिए। नहीं तो फिर वही वाली बात होती है, जैसे आप आम खाते हैं, मैंगो खाते हैं। अब मैंगो खा तो लिए, लेकिन उसका आपको टेस्ट पता नहीं चला। अब किसी भी चीज़ को हम लोग खाते हैं तो उसका टेस्ट तो पता चलता है, टेस्ट पता होना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन भी समझना ज़रूरी है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ द न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने यहाँ लिखा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड, किससे जुड़ा होता है? किसी न किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से होता है। वह न्यूमेरिकल वैल्यू एक रियल नंबर भी हो सकता है, वह न्यूमेरिकल वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, किसी भी तरह का वो नंबर हो सकता है। यह जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दे, मैंने लिखा यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज वह जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कहा जाता है। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसको बोला जाता है? उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बोला जाता है। तो इसका सिंबल हम लोग पहले अब लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, ये यहाँ मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर है, तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसके दोनों तरफ मैंने एक लाइन खींच दिया। जब लाइन खींचने के बाद इसको हम लोग रीड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ दिस इज रेड एज डिटर्मिनेंट ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोल सकते हैं।
और इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं DET लिख करके ए, DET ए, इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ए। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, कई बार स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर बैठता है। जैसे ए के दोनों तरफ मैंने लाइन लगाया, ये जो लाइन ड्रॉ किया है इसको स्टूडेंट बोल देता है मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ए। ये गलत है। आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि मॉडुलस ए दिया हुआ है तो आपको वहाँ मेंशन रहेगा कि यह मॉडुलस ए है, अदरवाइज आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए लेना है। हालांकि क्वेश्चन में भी ये मेंशन रहेगा कि यह दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ए, और क्वेश्चन के हाव भाव से भी पता लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वी विल नॉट रीड दिस एज मॉडुलस ए। नेक्स्ट, अब मैंने भी जस्ट डिस्कस किया कि किसी भी डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मेशन होता है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है, और हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट यह निकल करके आया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि डिटर्मिनेंट किस तरह का हो सकता है। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा, सिंगल होगा, दैट इज वह स्क्वायर मैट्रिक्स यदि 1 by 1 ऑर्डर का होगा तो उस केस में डिटर्मिनेंट भी कैसा होगा, डिटर्मिनेंट भी 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 का मतलब हो गया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होगा, सिंगल एलिमेंट होगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5। यहाँ 5 एक एलिमेंट है, दोनों तरफ मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का मतलब ये हो गया कि ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें कि नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। रो कॉलम्स के बारे में आप मैट्रिक्स चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं, ये पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए। यदि रो कॉलम या फिर मैट्रिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको नहीं पता है तो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है आप उसका वीडियो ज़रूर देखें, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 मैंने बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर लिख दिया, उसके दोनों तरफ मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो एज्यूम करते हैं कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 है तो हमें कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट दिखेगा 2 4 1 5। 2 4 1 5, दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड रो। 2 by 2 का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, दिस इज़ द सेकेंड कॉलम। इसका अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमें ऐसा भी दिख सकता है ABCD, यह भी जो डिटर्मिनेंट है यह सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 2 by 2 है। अब 2 by 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। ये नंबर ऑफ रो हो गया, फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया। अब इसी तरह से लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यदि हमें 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो वह कैसा दिखेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 2 3। This is the example of determinant of order 3 by 3।
3/3 ऑर्डर का क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। ये फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। चूँकि नंबर ऑफ रो 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, इसलिए यह मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है। अब हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट तो मैंने बना लिया, यह फर्स्ट ऑर्डर का था, सेकंड ऑर्डर का था, थर्ड ऑर्डर का, और इसी तरह से ऑर्डर 4 या ऑर्डर 5 का भी हो सकता है। लेकिन आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में 3/3 ऑर्डर तक का ही डिटर्मिनेंट है और हमें यहीं तक की स्टडी करनी है। अब 3/3 ऑर्डर तक का जो हमें डिटर्मिनेंट है उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें उसका वैल्यू निकालने के लिए सीखना है। क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोगों को यदि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखेंगे कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वह फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, वह थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। सपोज दैट कोई एक डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट a = 5। यहाँ जो मैंने डिटर्मिनेंट लिया है यह ऑर्डर 1 का है। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब जहाँ ऑर्डर 1 की बात आती है तो इसका ये मतलब है कि इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 में कितने रो हैं, सिर्फ एक ही रो है। दिस इज द सिंगल रो एंड दिस इज द सिंगल कॉलम। यहाँ एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 1। तो यहाँ डिटर्मिनेंट a में 5 दिया हुआ है, 5 डिटर्मिनेंट 5 दिया, यहाँ डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट 5 दिया हुआ है। नाउ इट कैन बी रिटन एज दिस इज 5। चूँकि सिंगल एलिमेंट है, इसको और फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 ही हो गया। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, अब यदि कोई हमें ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 है या सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। सपोज दैट कोई एक डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है जो कि सेकेंड ऑर्डर का है या ऑर्डर 2 का है, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज ABCD। इसका एलिमेंट मैंने ले लिया ABCD। यह डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मतलब होता है दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 का मतलब हो गया इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। यहाँ पर AB, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। चूँकि इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, therefore we say this determinant is of order 2/2। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसको समझते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पहला एलिमेंट ये है, A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर B को C से करेंगे, तब यहाँ पर मिल जाएगा हमें AD - BC। ध्यान दें, यहाँ जो A है इस A को D से मल्टीप्लाई किया और B को C से मल्टीप्लाई किया, A को D से और B को C से, तब हमें मिल गया AD - BC। तो यही अपना वैल्यू हो गया।
अब इसका कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल। मान लेते हैं कोई एक डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, दिस इज 5432 और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। इट कैन बी रिटन एज, मैंने बताया था कि इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से, देन इट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, 5 2 जा 10 माइनस 12 इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -2। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -2 1 5 3, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 5 से, देन इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5। ध्यान दें इस 1 को 5 से किया, इक्वल टू -6 माइनस 5 इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -11। दैट इज इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू मिल गया -11। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो कि सेकेंड ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम लोग यह देखेंगे कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट जो कि थर्ड ऑर्डर का है तो इसका कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर 3/3 भी लिख सकते हैं या सिंपली ऑर्डर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है ये दिखता कैसा है। सपोज दैट वी हैव अ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। पहली बात तो यह है कि यह डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का है या थर्ड ऑर्डर का है। क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। इसमें नंबर ऑफ रो 3 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम्स दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। चूँकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और नंबर ऑफ रो भी 3 है, देयरफॉर वी से दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 3/3। अब जब हमें 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये समझना है। इसके पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। हालांकि जब इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि कोई भी एलिमेंट है तो प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी साइन से जुड़ा हुआ होता है। पहले हम ये पता करेंगे कि उस डिटर्मिनेंट का जो वह एलिमेंट है वह किस साइन से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक कोई भी एलिमेंट ये i j है। i j यहाँ i और j दोनों नेचुरल नंबर है। ये i j यहाँ कुछ भी हो सकता है, A11 भी हो सकता है, A12 भी हो सकता है, A13 भी। मैट्रिसेस चैप्टर में जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ए आई जे का क्या मतलब होता है। तो ए आई जे यहाँ पर यह एक जनरल एलिमेंट है। यदि कोई भी हमें एलिमेंट ए आई जे दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कि इससे कौन सा साइन जुड़ा हुआ है, कौन सा साइन अटैच्ड है, दैट इज साइन अटैच्ड विथ ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j।
ये होता है -1 टू द पावर i प्लस जे। अब सपोज कोई एलिमेंट हमें दिया हुआ है A21, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ A21। हमें यदि ये पूछा जाए कि इस एलिमेंट A21 से कौन सा साइन जुड़ा हुआ है, तो A21 में हमें i इक्वल टू 2 है और j इक्वल टू 1 है। देयरफॉर साइन ऑफ A21, यह जिस साइन से अटैच है उसका साइन होगा -1 टू द पावर, मैंने बताया था i प्लस जे, 2 + 1 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इक्वल टू -1। इस तरह से यहाँ जो एलिमेंट A21 है इसका साइन होगा -1 होगा। अब सिमिलरली हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ जो एलिमेंट A12 है इसका साइन क्या होगा। नाउ लेट अस टेक द एलिमेंट A12। A12 में i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू 2 है। देयरफॉर साइन ऑफ A12, इसका साइन के लिए -1 टू द पावर, मैंने बताया था -1 टू द पावर i प्लस जे, i इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 2 है, तो -1 टू द पावर 3 इक्वल टू -1। दैट इज जो एलिमेंट A12 है इसके आगे नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। सिमिलरली हमें कोई एक एलिमेंट A33 है, तो A33 का साइन क्या होगा। A33 में i इक्वल टू 1 है और i इक्वल टू 3 है और j इक्वल टू भी 3 है। देयरफॉर साइन ऑफ A33 इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे, 3 + 3 इक्वल टू -1 टू द पावर 6 इक्वल टू 1। इस तरह से इसका साइन 1 होगा। तो आपको एग्जाम में इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे A31 इसका साइन फाइंड करना है तो इसका साइन क्या होगा, 3 + 1 4 हो गया। अब हमेशा ध्यान देखें, जब दोनों का एडिशन ओड होगा तो इसके आगे नेगेटिव साइन होगा, जब दोनों के एडिशन इवन नंबर होगा तो उसके आगे पॉजिटिव साइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि A31 में दोनों का एडिशन 3 + 1 4 हो गया तो इसके आगे पॉजिटिव साइन होगा। A32 में 3 + 2 5 है, दोनों का सम नेगेटिव है, दोनों का सम 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, इसके आगे नेगेटिव साइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है -1 टू द पावर a प्लस जे। हमको ध्यान रखना है कि इसका प्लेस क्या है, जिस प्लेस पर है उस प्लेस को या उस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट अपने आप को प्लेस कर रहा है। A11 होगा तो यहाँ 1 + 1 2 हो गया तो पॉजिटिव साइन होगा। A12 है, 1 + 2 3 है जो कि ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन होगा। A13 यहाँ पर है, 1 + 3 4 हो गया तो पॉजिटिव साइन आएगा। इस तरह से किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एलिमेंट है तो वह एलिमेंट जिस प्लेस पर है तो उस प्लेस से कौन सा साइन अटैच है हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें यह सीखना है कि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो कि 3 ऑर्डर का है या 3rd ऑर्डर का है तो उसका कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग बाय द एक्सपेंशन अलोंग रो और कॉलम। इसका जो मेथड है, इसका जो तरीका है, इस मेथड को बोला जाता है बाय द एक्सपेंशन ऑफ रोज और कॉलम। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि किसको एक्सपेंड करते हैं, रो को एक्सपेंड करते हैं। या तो रो को भी एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कॉलम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। मान लेते हैं कि हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू दिस। अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने का जो मैंने मेथड लिखा है बाय द एक्सपेंशन ऑफ रो और कॉलम। तो इसमें देखते हैं दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड रो, दिस इज़ द थर्ड रो। इसका ये मतलब हुआ कि इसके किसी भी रो को एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो को भी
एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि रो को कैसे एक्सपेंड करूंगा। फिलहाल बस अपने को इस बात पर ध्यान रखना है कि इसके किसी भी रो को एक्सपेंड करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कॉलम है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ द सेकेंड कॉलम, दिस इज़ द थर्ड कॉलम। इसको थर्ड कॉलम के भी अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप इसको एक्सपेंड करिए, आपको आंसर उतना ही आएगा, वैल्यू उतना ही आना है। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि रो के अलोंग इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। दैट इज वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग इट्स एलिमेंट अलोंग फर्स्ट रो। मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ, वी विल फाइंड द वैल्यू by expanding the elements along first row इसमें आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चन से बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट दिस इज वेरी सिंपल। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर, सबसे पहले एलिमेंट 2 को लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2। अब 2 जो यहाँ दिया हुआ है इसके आगे साइन क्या होगा? तो 2 का प्लेस क्या है? पहले देखते हैं। 2 का प्लेस यहाँ पर A11 है, A11 है तो 1 + 1 2 हो गया, 2 हो गया। और मैंने बताया था कि जब दोनों का सम ऑड नंबर होगा तो निगेटिव साइन आएगा, यदि दोनों का सम इवन नंबर है तो वह पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये 1 + 1 2 है, तो 2 के आगे यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, 2 का आगे पॉजिटिव साइन। आप लिखने की इच्छा है लिखें, अदरवाइज ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 2 यहाँ पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो 2 जहाँ भी एलिमेंट है, 2 जहाँ भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के अलोंग जो भी रो और कॉलम है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। जब डिलीट कर देंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा, इसको इधर डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर। ध्यान दें फिर से, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 2 के अलोंग इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ जो 2 दिया हुआ है, 2 जहाँ भी एलिमेंट है इसके अलोंग जो भी रो और कॉलम है उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उससे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब जब यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया तब बच गया हमें 3 2 2 2 3 3 2 2 3 बच गया। अब 2 के बाद हमें सेकंड एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 लिखते हैं। अब देखते हैं कि 1 जो एलिमेंट दिया हुआ है इसके आगे कौन सा क्या साइन होगा। अब यहाँ ये देखते हैं कि 1 के आगे कौन सा साइन होगा। यहाँ पर ये 1 है, 1 के आगे निगेटिव साइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 का जो प्लेस है ये 1 2 है। हमें पता है कि 1 का प्लेस ये 1 2 है। तो यहाँ 1 + 2 3 हो गया, निगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 -1। अब -1 इंटू, अब 1 यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया। तब एलिमेंट में बच जाएगा यहाँ 5 2 1 3। फिर नेक्स्ट +4। अब 1 को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ 4 बचा है। पर देखेंगे 4 के आगे कौन सा साइन होगा? 4 के आगे पॉजिटिव साइन होगा। क्यों पॉजिटिव साइन होगा? क्योंकि 4 का जो प्लेस है ये 1 3 है। 4 का प्लेस ये 1 3 है, तो ये 1 3 में 1 + 3 4 हो गया। अब जब इवन नंबर होता है तो इसके आगे हम लोग पॉजिटिव साइन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर +4 इंटू। अब यहाँ 4 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे।
अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया। जब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तब हमें बच जाएगा 4 × 5 3 1 2, इतना मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू 2 × अब यहाँ क्या देखते हैं कि दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज ऑल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज ऑल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 × अब यहाँ इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको कैसे सोल्व किया जाए इसको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो 3 × 3 9 माइनस 2 × 2 4 माइनस 1 × अब इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से। 5 × 3 15 माइनस 2 × 1 2 प्लस 4 × इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से। 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 2 × 9 माइनस 4 5 माइनस 1 × 15 माइनस 2 13 प्लस 4 × 10 माइनस 3 7 इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 13 प्लस 28 इक्वल टू 28 प्लस 10 38 माइनस 13 25। इस तरह से अपना आंसर हो गया ये 25, दिस इज अवर आंसर। तो हमें जो यहाँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ इसको जब मैंने सोल्व किया था अपना आंसर आ गया 25। इस तरह से हमें थर्ड ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के भी एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो के भी एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं और थर्ड रो के भी एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर हमें उतना ही मिलेगा, इक्वल आंसर मिलेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एक्सपेंडिंग सेकंड रो और थर्ड रो। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके बुक का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का 2। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अभी मैंने आपको जो तरीका बताया था वैसे ही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे इसके सेकेंड रो को एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसी क्वेश्चन को जो है सेकेंड रो से कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको हमें सीखना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन दैट डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1। अब एक आध दो क्वेश्चन करेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करेंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो। आप फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड करेंगे उतना ही आंसर आना है। चूँकि फर्स्ट रो में डिस्कस कर चुका हूँ इसीलिए मैं इसको सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सेकेंड रो में हमें एलिमेंट दिया हुआ है 1 1 माइनस 2, एलिमेंट 1 1 माइनस 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ जो एलिमेंट 1 है 1 को एक्सपेंड करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ 1 जो दिया हुआ है 1 के आगे कौन सा साइन छिपा हुआ है, फिर साइन इज अटैच्ड विथ 1। तो यहाँ जो ये वाला 1 फर्स्ट 1 है 1 का पोजीशन क्या है, यहाँ 1 के बारे में ऐसा लिख सकते हैं 1 इक्वल टू A21, दैट इज ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पर 2 + 1 कितना मिल गया, 3 मिल गया। 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो 1 के आगे नेगेटिव साइन मिलेगा। चूँकि यहाँ पर 1 जो है 1 के केस में 2 + 1 इक्वल टू 3 है, जो कि एक ऑड नंबर है, इसीलिए 1 के आगे नेगेटिव साइन मिलेगा और यहाँ पर लिखेंगे -1।
-1 इंटू, अब -1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 जो यहाँ है जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर 1 सेकंड रो में है तो सेकंड रो को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो इसके बाद हमें बच जाएगा -4 5 3 1, ऐसा बच गया। 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे। अब 1 को मैंने एक्सपेंड कर दिया, अब यहाँ सेकंड 1 इसको एक्सपेंड करेंगे। इस 1 का पोजीशन क्या है आपको कॉपी में नहीं लिखना है, इसको अपने आंसर का पार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको रफ में कर सकते हैं। रफ में भी करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं। अब सेकंड 1 इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ देखते हैं इस 1 का पोजीशन क्या है, 1 के बारे में लिख सकते हैं 1 इज अ एलिमेंट विच फॉल्स एट A22। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, क्योंकि ये सेकंड रो हो गया एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। तो 1 के बारे में लिख सकते हैं A22। अब A22 में अब यहाँ A22 के प्लेस पर 1 आ गया है। अब 1 के आगे कौन सा साइन होगा, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ 2 + 2 = 4 हो गया। 4 एक इवन नंबर है, जब 4 इवन नंबर है तो इस 1 के आगे क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे +1। सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके आगे साइन कौन सा होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ 1 है, 1 के आगे प्लस पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर +1 लिख दिया। अब इसके बाद इस बाद में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको लिखना है। अब यहाँ सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, इसको डिलीट कर देते हैं, तब बचेगा यहाँ पर 3 5 और 2 1, इतना हो गया। अब 1 को एक्सपेंड कर दिया, अब यहाँ पर -2 को एक्सपेंड करेंगे। अब देखते हैं कि -2 के आगे कौन सा साइन आएगा। यहाँ -2 के बारे में लिख सकते हैं कि -2 सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, दैट इज 2+। अब यहाँ -2 के बारे में देखते हैं कि -2 किस प्लेस पर है। -2 के बारे में बोल सकते हैं कि दिस इज़ एट द प्लेस A23, क्योंकि -2 सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। अब इसके आगे साइन क्या होगा, यहाँ 2 + 3 5 है, 2 + 3 = 5। यहाँ 2 + 3 = 5 है। 5 क्या है, 5 इज़ द ऑड नंबर, 5 एक ऑड नंबर है, इसलिए -2 के आगे नेगेटिव साइन आएगा। -2 के आगे यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर लिखेंगे -2। यहाँ वैसे माइनस साइन तो पहले से ही है, लेकिन इस नेगेटिव साइन को नहीं देखना है। ये -2 जिस प्लेस पर है उसका साइन क्या है, उसके आगे यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो -2 लिख देंगे और यहाँ -2। अब -2 यहाँ सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। -2 यहाँ सेकंड रो थर्ड कॉलम में है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तब हमें बच जाएगा यहाँ पर 3 - 4 2 3, इतना हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू, अब सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है आपको पता है, इसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है। -4 × 1 = -4, तो 5 × 3 = 15 - 15 +1 इंटू, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +2 इंटू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2 से करेंगे, 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8। यहाँ ध्यान दिया, यहाँ माइनस में एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ -4 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस होगा फिर +8 हो जाएगा, इक्वल टू -1 इंटू, दिस इज -19 प्लस 3 - 10 = -7 +2 इंटू 17।
इक्वल टू 19 माइनस 7 प्लस 34। 8 कर दीजिए, 9 प्लस 4 13, 3 कैरी ऑन 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 माइनस 7 इक्वल टू 46। दिस इज द आंसर। इस तरह से यह जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू होगा 46। इसको मैंने सेकेंड रो के एलोंग एक्सपेंड किया। आफ्टर एक्सपेंशन वी आर गेटिंग 46। इसको यदि आप फर्स्ट रो के भी एलोंग यदि एक्सपेंड करेंगे तभी उतना ही आंसर आएगा। मैं इसको फर्स्ट रो के भी एलोंग एक्सपेंड करके आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इसको सेकेंड रो के एलोंग मैंने एक्सपेंड किया था। अब इसी को फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। वी सॉल्व दिस बाय एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। उसको फर्स्ट रो के एलोंग में इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है हम यहाँ 3 दिया हुआ है। अब 3 के आगे क्या साइन होगा? पॉजिटिव साइन होगा। क्यों? 3 का जो प्लेस है 1 1 है। 3 का प्लेस 1 1 है और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर होगा तो उसके आगे पॉजिटिव साइन होता है। तो 3 के आगे पॉजिटिव साइन है प्लस 3 इंटू 3 का आगे पॉजिटिव साइन हो गया तो ये प्लस 3 लिख दिए इंटू। अब से मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 जो है ये 1 1 के प्लेस पर है। ये 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो 3 जिस प्लेस पर है इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। जब डिलीट करेंगे तो हमें एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 माइनस 2 3 1। अब 3 को एक्सपेंड कर दिया। अब बचता है -4। अब -4 के आगे क्या साइन होगा ये चेक करना है। -4 यहाँ पर A12 के प्लेस पर है। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। -4 के बारे में यहाँ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि -4 इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड इन द सेकंड कॉलम। तो A12 है तो यहाँ पर 1 + 2 = 3। यहाँ ये जो 1 इसको चेक करते हैं। 1 + 2 = 3 हो गया। 3 एक ओड नंबर है। जब ओड नंबर होता है तो इसके आगे नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। माइनस एक्सपेंड किसको करेंगे? -4 को करेंगे। -4 इंटू अब -4 जहाँ पर है उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। -4 जहाँ पर है उस रो और उस कॉलम को डिलीट करते हैं। जब डिलीट कर देंगे तो हमें बच जाएगा 1 -2 2 1। ये मिल गया। अब -4 हो गया। अब इसके बाद हमें 5 बचा है। अब देखते हैं कि 5 के आगे क्या साइन होगा। पहले 5 का पोजीशन देखते हैं क्या है। 5 = 1 3। 5 1 3 के प्लेस पर है तो 1 3 में 1 + 3 = 4 हो गया। 4 एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इसके आगे पॉजिटिव साइन होगा। +5 इंटू अब 5 जहाँ पर है उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद हमें बच जाएगा 1 1 2 3। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 3 इंटू अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को 3 से। 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6। अब ध्यान दें कि मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ गलती नहीं करना है, नेगेटिव साइन ही लगा देना है। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और -2 को 2 से। 1 इंटू 1 1 फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 जब 4 प्लस 5 इंटू इस 1 को 3 से और इस 1 को 2 से। 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 2 2। 3 इंटू 1 प्लस 6 7 हो गया प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 21 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू 46। दिस इज द
आंसर। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर 46 आया। पहले मैंने सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड किया था तब भी 46 आया था, अभी मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तब भी 46 आया। तो इसको किसी भी तरीके से आप एक्सपेंड करें आपको आंसर उतना ही आना है। तो इस तरह से हमें अब यह समझ में आ गया कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट जिसका कि ऑर्डर 3 है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका आपको जवाब दे सकूं।